बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। रशिया के ऊपर एक एलिगेशन लगाया यूक्रेन ने, और वो ये कह रहे हैं कि एक ख़ास किस्म का बम है जिसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वैक्यूम बम। एक्चुअली वो है क्या, मैं उसके बारे में तफसीलात आपको बताऊँगा। और वो बम पहले भी इस्तेमाल हुआ है इस दुनिया में, ये कितना ख़तरनाक है और किस तरह से लोगों को निगल जाता है मैं आपको बताऊँगा। काम भी बहुत अजीब तरीके से करता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर से कुछ खबरें हैं वो आप तक मैं पहुंचा दूं। सबसे पहले ये है कि सदर पाकिस्तान ने एक ऑर्डिनेंस के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं, और ऑर्डिनेंस कानून का हिस्सा बन गया है जिसको कहते हैं सनती तरक्की के लिए इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इसका अनाउंस किया था। एक बहुत अच्छी और बड़ी खबर है। खबर यह है कि कोई आदमी भी जो सनत के ऊपर पैसा लगाएगा, इंडस्ट्री के ऊपर पैसा लगाएगा, उससे अब नहीं पूछा जाएगा कि वो पैसा कहाँ से लाया। यही सब इमरान खान साहब ने कुछ अर्सा पहले ऑफर किया था उन लोगों को जो तामीरात के शोबे के ऊपर पैसा लगाना चाहते थे। तो बहुत ज़्यादा पैसा तामीरात के शोबे के ऊपर लगा और वो शोबा बहुत तेज़ी से ऊपर आया। जो लोग डूब रहे थे उन्होंने कहा उन्होंने अच्छा पैसा बनाया है। अब ये सनत के अंदर जब लगेगा पैसा तो फिर बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। ख़ासतौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर तरमीम मौजूद है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को टैक्स की छूट दी जा रही है। वो मशीनें लेकर आएँ, वो सनती यूनिट्स लगाएं और वहाँ पे काम करें। तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को स्पेशली एक बड़ी छूट है। और जो लोकल्स हैं उनके लिए ये छूट है कि अगर वो पैसा लगाते हैं तो उनसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ये पैसा आपने कहाँ से निकाला। यानी लोगों के पास ब्लैक मनी होता है, दबाकर बैठे होते हैं, कारोबार नहीं करते, तो वो पैसा निकालें और निकाल कर कारोबार करें। उस कारोबार से नौकरियां जनरेट होंगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो ये हुकूमत का एक माशी कदम है। आप इसको कानूनी तौर पर यह भी कह सकते हैं कि उन्होंने थोड़ा सा लचक पैदा की है अपने उस नैरेटिव में, जहां वो कहते हैं कि किसी को 1 रुपया भी लूटने की इजाज़त नहीं है। लेकिन वो लचक जो है वो फॉर द सेक ऑफ पब्लिक है कि लोगों को रोज़गार मिलेगा इससे और रोज़गार में इजाफा होगा। दूसरा, एक नई हेल्पलाइन हुकूमत ने जारी की है। इससे पहले आप 1122 मिलाते थे पंजाब के लोग, ये हेल्प मंगवाने के लिए, जब उनको रेस्क्यू चाहिए होता था सर्विस। आग बुझाने के लिए एक और नंबर है, पुलिस को कॉल करने के लिए 15 है। हर एक का अलग अलग नंबर मौजूद है। लेकिन अब जो है वो एक ही नंबर जारी कर दिया है वफाकी हुकूमत ने, और उसके ऊपर काम हो रहा होगा। ये कि आवाम को मुश्किल में रिलीफ देने के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन का इजरा किया गया है 911। ये पूरी दुनिया के अंदर एक हेल्पलाइन है और इमरजेंसी नंबर है। तो पाकिस्तान ने भी 911 का नंबर जो है वो जारी कर दिया है। पुलिस, फायर ब्रिगेड और तमाम इनफरादी इमरजेंसी नंबर जो हैं वो इस हेल्पलाइन के ऊपर मौजूद होंगे। आपको कहीं और कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। बेशक रमज़ान मुबारक से, यानी रमज़ान मुबारक से इसका आगाज़ हो जाएगा और रमज़ान मुबारक से कबल इसकी आजमाइशी तौर पर इसकी सर्विस शुरू की जाएगी। और फिर जब इसका आगाज़ हो जाएगा तो आप सिर्फ और सिर्फ 911 मिलाएंगे और मुख्तलिफ हेल्पलाइन जो आप मांगते हैं, लगभग 40 के करीब सर्विसेज है पाकिस्तान में, वो जो आप हेल्प मांगते हैं वो सारे के सारे इसके साथ जुड़े हुए होंगे। आप सिर्फ इसके ऊपर बताएंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, वो लोग ऑटोमेटिकली आपको कनेक्ट करेंगे उसके साथ जिसके साथ आपको कनेक्ट होना चाहिए, फायर ब्रिगेड के साथ, हेल्थ वालों के साथ। या अगर आपका मामला ये है कि कोई बच्चा जो है वो मिसाल के तौर पे कहीं आपको मिला है तो वो उस जगह पे जोड़ेंगे उस इदारे के साथ। मिसाल के तौर पे अगर आप भिखारी आपको कहीं मिल गए हैं, आप शिकायत करना चाहते हैं, वो आपको वहाँ पे जोड़ेंगे। मिसाल के तौर पे आपको हेल्थ सर्विसेज चाहिए, वो आपको वहाँ जोड़ेंगे। आग लगी है तो आपको वहाँ जोड़ेंगे। पानी के अंदर किसी जगह पे कोई हादसा हुआ है तो वहाँ जोड़ेंगे। हर तरह के हादसात के लिए, हर तरह की इमरजेंसी के लिए अलग अलग इदारे मौजूद हैं। तो 911 ये करेगा कि डायरेक्टली आपको उस इदारे के साथ कनेक्ट कर देगा। आप वहाँ इंफॉर्मेशन देंगे और प्रायोरिटी के ऊपर आपको सर्विस मिलेगी। बहरहाल ये एक अच्छी चीज़ है, दुनिया में होती है, पाकिस्तान बहुत लेट है, बट पाकिस्तान इज़ डूइंग दिस नाउ। अब ये कर रहा है तो अच्छी बात है। एक और चीज़ है, वो ये है कि मुस्लिम लीग नून ने भी अब इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि चौधरी बरादरान उनकी मदद नहीं कर रहे। इमरान खान साहब बहादुराबाद जाने वाले हैं, वो कराची जाएंगे सिंध के दौरे पर, और उसके बाद फिर वो जाएंगे बहादुराबाद और MQM के लोगों से वो मिलेंगे। बहादुराबाद का दौरा करेंगे, MQM के अरकान से मुलाकात करेंगे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे, उनके साथ अपनी बातचीत करेंगे, फ्यूचर का मामला भी तय करेंगे, कराची को कुछ मनसूबे भी देंगे, कुछ मामला का इफ्तिताह भी करेंगे। ये इमरान खान साहब कराची में जाकर करेंगे। अब इससे जो MQM है वो भी टैकल हो जाएगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, मैंने आपको बताया कि उनका बड़ा सीरियस एक मसला था कि उनको एक और वजीर चाहिए था। वो ये कहते हैं बलूचिस्तान से वज़रा की नुमाइंदगी कम है, लेकिन ये पहली मरतबा है कि डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट दोनों बलूचिस्तान से हैं और एक वजीर साहिबा भी हैं बलूचिस्तान से।
तो अब वो कहते हैं एक और वजीर हो तो वजीर मुमलिकत को शामिल किया जा रहा है बलूचिस्तान से, तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी का मसला भी हल। जीडीए वैसे ही इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, उनकी 3 सीटें, 1 वजारत है, वो हैप्पी हैं। मामला रह जाता है सिर्फ और सिर्फ एमकेएम का और क्यू लीग का। क्यू लीग का मामला सुलझ गया, और वो कैसे मैं अभी साबित करता हूं, जबकि एमकेएम का मामला अगले 7 दिनों के अंदर सुलझ जाएगा और इमरान खान साहब के हाथों में होंगे। वो जहांगीर तरीन जो है वो वैसे ही इमरान खान साहब से उनको ये रिलीफ है कि वो पाकिस्तान से बाहर इलाज करवाने के लिए चले गए हैं, और उन्होंने इमरान खान साहब ने उनसे टेलीफोनिक रब्ता करके उनकी सेहत का भी पूछ लिया है, तो वो एक फैक्टर भी खत्म हो गया है। अब देखना यह है कि पीएमएलएन अपने तौर पे कितने बंदे तोड़ सकती है पीटीआई के अंदर से, लेकिन अगर तोड़ भी लेती है तो फिर भी क्योस है। इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा के भी उनके पास कोई इम्कान नहीं है कि वो अपनी हुकूमत बना पाए। मुस्लिम लीग काफ ने ये उसके बारे में तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी कहा दिया कि तहरीक अदम एतमाद चौधरी बरादरान के बगैर भी कामयाब होगी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग काफ ने फैसला करना है कि वो इक़्तिदार के साथ रहती है, अवाम के साथ, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मैं बता देता हूं कि काफ लीग के बगैर भी तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो जाएगी। यानी उनको भी इस बात का यकीन है कि काफ लीग अब हमारे साथ नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने चौधरी बिरादरान को घर पे दावत दी हुई थी, लेकिन वो इमरान खान साहब से मिले, अभी तक वो दावत पे नहीं गए। हो सकता जाएं और जाना चाहिए, मिलने जुलने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन चौधरी बिरादरान किसी भी अदम एतमाद के अंदर साथ देने वाले नहीं हैं मुस्लिम लीग नून का। अब आ जाए इस बात की तरफ कि पाकिस्तान रशिया के मामले के ऊपर एक चीज़ और बार बार सामने आ रही है कि पाकिस्तान बदस्तूर अपने आप को गैर जानिबदार रख रहा है। यानी ये जो बहस हो रही है अक़वाम मुत्तहिदा में, पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में यूक्रेन से रूसी अफवाज के फौरी इनखला का मुतालबा करने वाली करारदाद पर जारी बहस में अपनी बारी पर हिस्सा ही नहीं लिया। इजलास में भारत के वोट देने से गुरेज से मुताल्लिक सवाल पर अमरीकी महकमा खारजा ने सहाफ़ियों पर जोर दिया। यानी भारत के बारे में जब सवाल किया सहाफ़ियों ने कि भारत ने तो वोट ही नहीं दिया, आपका तो वो इत्तेहादी है, आप उसका साथ देते हैं हर जगह पे, चीन के खिलाफ हर जगह पे, तो भारत ने वोट नहीं दिया। तो इस पे जो अमरीकी वजीर खारजा है, महकमा खारजा, अमरीकी महकमा खारजा ने इस पर बड़ी जवाब दिया और सहाफ़ियों पर जोर दिया कि वो इनफरादी तौर पर मखसूस ममालिक पर तवज्जो मरकूज ना करें। पाकिस्तान में बेशक तनकीद करते रहते हैं, लेकिन इंडिया के बारे में उन्होंने ये कहा। और जुमे को भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में रूसी हमले की मजम्मत की करारदाद पर वोट नहीं दिया था। 2 रोज बाद जब सलामती कौंसिल की कशीदगी पर बहस के लिए 193 रुकनी जनरल असम्बली का खसूसी हंगामी इजलास बुलाने के लिए वोटिंग की गई, तो भारत ने इसमें भी हिस्सा नहीं लिया था। हालांकि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने अपने भारतीय हम मनसब को टेलीफोन करके उन पर जोर दिया था कि वो अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर अमरीकी कोशिशों की हमायत करें। पाकिस्तान इस मामले पर किसी की भी साइड ना लेने की कोशिश कर रहा है, वो दोनों इजलासों में शरीक ही नहीं हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन के तौर पर पाकिस्तान जनरल असम्बली के इजलास में मुसलसल दूसरे रोज जारी रहने वाले मुबाहिसे में हिस्सा ले सकता है, लेकिन अब तक ऐसा करने से पाकिस्तान गुरेज कर रहा है। बज़ाहिर यह नजर आता है कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि उलझे ही ना इस मामले में, इससे अपने आप को बाहर रखने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल बहुत सारे मुबस्सिरीन हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की एक नई हिकमत अमली है और मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी दोनों मौके पर वोटिंग में हिस्सा लेने से परहेज किया है। चीन जो है वो भी अपने आप को इस सारे मामले में बाहर रखता है। अब जब रशिया यानी सफारतकारों का जब वहाँ पे इजलास हुआ अक़वाम मुत्तहिदा में, तो जब रूस की बारी आई तो 40 ममालिक के सफारतकारों ने उससे पहले यूक्रेन पर रूसी हमले की मुखालफत की और तकरीबन 100 सफारतखान एहतजाजन इजलास से वॉकआउट कर गए जब रूसी वजीर खारजा ने वर्चुअल खिताब करना शुरू किया। तो यानी बहुत बड़े पैमाने पे यूरोपियन ममालिक, अमेरिका, जापान, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये लोग वॉकआउट करके चले गए। न्यूजीलैंड, ये अमेरिकन इत्तेहादी हैं सारे, इन्होंने वॉकआउट कर दिया और चीन वहाँ पे बैठा रहा, चीन वहाँ से नहीं उठा, और वेनेज़ुएला वहाँ पे बैठा रहा, वो भी नहीं उठा, शाम भी वहीं पे बैठा रहा, शाम भी नहीं उठा। तो इस तरह जो है वो आपको 2 ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं। रशिया की हमायत करने वाले लोग आपको कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसकी मुखालफत करने वाले लोग आपको बड़ी तादाद में नज़र आ रहे हैं। वो वही लोग हैं जो नेटो का हिस्सा हैं, जो अमेरिका के पुराने इत्तेहादी हैं, लेकिन वो लड़ाई से भी डरते हैं, वो लड़ना भी नहीं चाहते रूस के साथ और लड़ने से गुरेज कर रहे हैं। और कुछ ऐसे हथियार हैं जिनके बारे में इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो वहाँ इस्तेमाल किए जा रहे हैं यूक्रेन में, और यूक्रेन ने ये इल्ज़ाम लगाया है, इसकी तस्दीक तो नहीं हो सकी, लेकिन इल्ज़ाम लगाया है कि वैक्यूम बम, ये वैक्यूम बम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ।
इसको थर्मोबैरिक हथियार भी कहा जाता है। ये थर्मोबैरिक हथियार है, वैक्यूम बम है, ये बड़ा खतरनाक बम है। आप ये समझ लें कि एटम बम के बाद इसको दुनिया के तगड़े तरीन बम्स में से एक बम कहा जाता है। और ये नॉर्मली बमों के अंदर जिस किस्म का मटीरियल इस्तेमाल होता है, इनमें मटीरियल उससे मुख्तलिफ इस्तेमाल होता है और ये इतना बड़ा धमाका करते हैं कि हज़ारों डिग्री सेंटीग्रेड तक आसपास का दर्जा हरारत बढ़ा देते हैं। अगर इंसान इसकी जद में आए तो वो हवा में तहलील हो जाते हैं। इतना ज़्यादा दर्जा हरारत है कि वो भग से गायब हो जाते हैं, हवा में तहलील हो जाते हैं इस धमाके के बाद। और ये थर्मोबैरिक हथियार बहुत ही खतरनाक हथियार है। इससे पहले इस हथियार को कुछ रिपोर्ट्स ऐसी थी कि बताया गया कि अमेरिका ने इस्तेमाल किया था तालिबान के खिलाफ अफ़गानिस्तान में बड़े पैमाने पर, और उसके अलावा अमेरिका ने इसी हथियार को इस्तेमाल किया था इससे पहले ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ बल्कि इसी हथियार को शाम में भी रिपोर्ट किया गया है कि शायद इस्तेमाल किया गया है। और अमेरिका ने मदर ऑफ़ ऑल बम्स, जो सबसे बड़ा बम है अमेरिका के पास मौजूद है, मदर ऑफ़ ऑल बम्स, वो भी अमेरिका ने इस्तेमाल किया अफ़गानिस्तान में। वो भी बड़ा ख़तरनाक हथियार है। ये वो हथियार है जिनके ऊपर इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने पाबंदी लगाई हुई है, इनको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में जब इन हथियारों को इस्तेमाल किया तो कभी भी उनके खिलाफ इंसानी हकूक़ की तंजीमें या आलमी इदारे खड़े नहीं हुए। लेकिन रशिया ने जब इस हथियार को इस्तेमाल किया चेचनिया में, और मुबैना तौर पर वहाँ पर भी कोई सबूत आज तक नहीं मिले कि रशिया के पास ये बम है। रशिया के पास एटम बम के बाद दुनिया का सबसे खतरनाक ये बम मौजूद है, लेकिन रशिया ने इसको चेचनिया में इस्तेमाल किया या नहीं किया इसके सबूत आज तक नहीं मिले। लेकिन पूरी दुनिया की इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने रशिया की मजम्मत की थी कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि अमेरिका की मजम्मत किसी ने भी नहीं की। हालांकि अमेरिकन अखबारात और अमेरिकन मीडिया खुद लिखता रहा कि अमेरिका मदर ऑफ ऑल बम्स भी इस्तेमाल कर रहा है, सबसे बड़े बम, और उसके अलावा ये जो थर्मोबैरिक हथियार हैं या जिसको आप वैक्यूम बम कहते हैं, इनको भी अमेरिका वहां पर इस्तेमाल कर रहा है अफगानिस्तान में। ये हथियार करते क्या है? ये आसपास की ऑक्सीजन को एकदम खा जाते हैं, क्योंकि इनमें फ्यूल बहुत ज्यादा होता है और इसमें ऑक्साइडर्स इनके अंदर मौजूद नहीं होते इस हथियार के अंदर। यानी हमेशा फ्लेम को या धमाके को ऑक्सीजन चाहिए होती है भड़कने के लिए, हीट जनरेट करने के लिए। ऑक्सीजन के बगैर तो आग भी नहीं लगती, तो इसमें ऑक्साइड्स नहीं होते। तो जब ये बहुत बड़ा धमाका करता है तो ये आसपास के माहौल से ऑक्सीजन लेता है। तो ये इतनी ज्यादा ऑक्सीजन लेता है कि सारी की सारी ऑक्सीजन को अपने अंदर जब्त कर देता है और लोगों के लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाती है। और फिर ये हवा में एक बहुत बड़ा बादल बनाता है, और जब दूसरा धमाका होता है तो उसके नतीजे में बहुत बड़ी तबाही मचती है। और उस तबाही में जो दूर दराज इंसान भी मौजूद होते हैं, इवन उनके फेफड़े तक फटने का खतरा होता है। और ये बम इस्तेमाल क्यों किया जाता है? जो लोग अगर गारों के अंदर छुपे हुए हैं, कुछ लोग, या टनल्स के अंदर छुपे हुए हैं, या जेर ज़मीन बैरक्स के अंदर छुपे हुए हैं, या ज़मीन के अंदर सुरंगों के अंदर छुपे हुए हैं, तो इस तरह की जगहों पे छुपने वाले लोग नॉर्मली बमों से, गोलियों से और जंग की तबाहकारी से वैसे बच जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि एटमी धमाके में अगर लोग ज़ेरे ज़मीन तहखानों के अंदर छुप जाएं, कंक्रीट के बंकर्स के अंदर घुस जाएं और ख़ास किस्म के इंतजामात कर लें और कई दिनों तक बाहर ना निकले, तो वो अपनी ज़िंदगी बचा सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा बम है कि जो उन जगहों के ऊपर तबाही पैदा कर देता है, क्योंकि बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन को सक करता है। और इसका कोई मैकेनिज्म ऐसा है कि ये बना ही इसलिए था कि गारों के अंदर, सुरंगों के अंदर, टनल्स के अंदर और जो बैरक्स के अंदर या नीचे जो ज़ेरे ज़मीन बंकर्स हैं उनके अंदर छुपे हुए जो लोग हैं उनके ऊपर अटैक किया जा सके। तो ये बम बना इसलिए था। यूक्रेन ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि यह हथियार रशिया ने इस्तेमाल किया है, लेकिन रशिया ने इस बात को तस्लीम नहीं किया और अभी तक इंडिपेंडेंट ज़राए से दुनिया के किसी भी मीडिया ने यह रिपोर्ट नहीं किया शवाहिद के साथ कि यह बम इस्तेमाल किया गया है। आखिरी जो इसका इस्तेमाल रिपोर्ट हुआ वो अमेरिका ने किया था अफगानिस्तान में तालिबान को शिकस्त देने के लिए, क्योंकि वो तालिबान की जो कमीनगाहें थी जहां पे वो छुपते थे वहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे। अब अमेरिकी सदर ने एक धमकी लगाई है। एक तो उन्होंने रशियन फ्लाइट्स को अपने ऊपर से गुजरने से मना कर दिया, अमेरिकन जो एयर स्पेस है वो बंद कर दिया रूस के लिए। और साथ ही साथ उन्होंने अमेरिकी सदर जो बाइडन ने रूस को खबरदार करते हुए कहा है कि पुतिन को नहीं पता कि उसके साथ क्या होने वाला है, उसे इसकी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी जो उसने किया है। वाशिंगटन में पहली स्टेट ऑफ द यूनियन से खिताब के मौके पर उनका कहना था कि आज़ादी हमेशा जुल्म पर फतह हासिल करेगी। 6 रोज़ कबल पुतिन ने आज़ाद दुनिया की बुनियादें हिलाने की कोशिश की, यानी कश्मीरियों के ऊपर जुल्म से वो बुनियादें नहीं हिलती, फ़लस्तीनियों पर जुल्म से बुनियादें नहीं हिलती, अफ़गानिस्तान, इराक, लीबिया, शाम, इन मुल्कों के ऊपर जुल्म से वो बुनियादें नहीं हिलती, लेकिन यूक्रेन के ऊपर रूस हमला करे तो वो बुनियादें हिल जाती हैं, क्योंकि अमेरिका को यह हमला पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि पुतिन का अंदाज़ा गलत निकला। पुतिन को इस
ताकत की दीवार का सामना करना पड़ा जिसका इसने तसव्वुर भी नहीं किया था। फिर उन्होंने कहा यूक्रेन सदर और उनकी अवाम बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला कर रहे हैं। यही बातें, यही अमेरिकन किसके बारे में कर रहे थे? ये बातें कर रहे थे कुछ अर्सा पहले ये लोग अशरफ गनी के बारे में और उसकी फौज के बारे में, लेकिन फिर आप सबने देखा कि वो हथियार डाल के 24 घंटे के अंदर भाग गए। अब यही बातें, ये ऐसे ही अमेरिका हलाशेरी दे दे के मार पड़वाता है। इसने पाकिस्तान को हलाशेरी दी थी तो पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन के टुकड़े कर दिए थे। उसके बाद इन्होंने जिस जिस को हलाशेरी दी उसको मार पड़ी है, सवाए पाकिस्तान के इनका कोई और फार्मूला आज तक कामयाब नहीं हुआ। इन्होंने तालिबान के खिलाफ हलाशेरी दी, वहां की अफगान हुकूमत को, उसका बेड़ा गर्क करवा दिया। इंडिया को हलाशेरी दी कि जनाब आप जाके लड़ें चाइना के साथ, हम आपके साथ खड़े हैं। इंडिया को कुट पड़वा दी चाइना से। अब इसके बाद इन्होंने फिर जाके यूक्रेन को हलाशेरी दे दी है और वो अब उस वक्त रूस से मार खा रहे हैं और हर जगह पे रो रहे हैं, हर जगह पे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हमारे पर फलां बम गिर गया, फलां बम गिर गया। तो ये इन्होंने पहले भी मार पड़वाई है। अमेरिका के साथ प्रॉब्लम यह है कि अभी भी अमेरिका के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रूस से आ रही हैं और अमेरिका पाबंदी नहीं लगवा सकता, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है और ये दबाव पूरी दुनिया के ऊपर भी पड़ रहा है क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग में खाम तेल की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। मैंने आपको 100 रुपये रिपोर्ट किया था, आखिरी मरतबा 100 रुपये से कुछ ऊपर चली गई थी और अब मजीद $8 के इजाफे के बाद जो खाम तेल की कीमत है आलमी मंडी में वो $113 फी बैरल हो गई है। इमरान खान साहब ने अभी अनाउंस किया है कि मैं 10 रुपये कीमत कम कर रहा हूँ और कोशिश है कि वो जब तक बजट ना आए तब तक कीमत को कांस्टेंट रखा जाए, तब्दील ना किया जाए, कमी कीमत दी जाए पेट्रोल की। लेकिन ये जो $113 फी बैरल अब कीमत हो गई है, मज़ीद बढ़ गई है, तो ये उतना ही मुश्किल होता चला जाएगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के लिए इन कीमतों को एक जगह पे रोक पाना। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।